स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज आप कोई भी न्यूज उठा के देख लो, वहां पे आपको कच्चादेवो आइलैंड की न्यूज जरूर हाईलाइटेड हुई हुई दिख जाएगी। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बीजेपी इस न्यूज को इसलिए हाईलाइट कर रही है क्योंकि वो अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन के अंदर इसको पॉलिटिकली यूज करने वाली है। तो खैर आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकली एंगल से इस पर बात नहीं करने वाले, हम जानेंगे कि क्या है कच्चादेवो आइलैंड, क्या है इसकी पूरी हिस्ट्री और कैसे आज ये श्रीलंकन गवर्नमेंट के पास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पे कच्चादेवो आइलैंड को लेकर एक ट्वीट किया, जहां उन्होंने बताया कि डीएमके जो कि करंट रूलिंग पार्टी है तमिलनाडु की, वो कोई भी एक्शन नहीं ले रही है जिससे कि वो वहां के लोगों को सेफगार्ड कर सके। साथ ही वो बताती है कि कांग्रेस और डीएमके जो है एक फैमिली यूनिट की तरह काम करते हैं, जहां पे वो सिर्फ अपने हितों के बारे में सोचते हैं, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। साथ ही नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस की केयरलेसनेस की वजह से ही जो है आज हमारे पुअर फिशरमैन और पुअर फिशर वुमेन जो है यहाँ पे सफर कर रहे हैं। तो पूरी न्यूज जानेंगे डिटेल में। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर जो कच्चादेवो आइलैंड है इसकी लोकेशन कहां पर है। तो 285 एकड़ में फैला हुआ कच्चादेवो आइलैंड जो है पॉल्क स्ट्रेट, श्रीलंका और रामेश्वरम के बीच में पड़ता है। शुरुआत में इसको माना जाता था कि ये जो है मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट है और दोनों ही देशों के जो फिशरमैन है वो यहाँ पे आके फिशिंग कर सकते थे। लेकिन कच्चादेवो आइलैंड जो है वो श्रीलंका का पार्ट बनता है 1974 में, जब भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने जो है एक एग्रीमेंट के तहत, जिसको कहा जाता था इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट, इसके तहत क्या किया, श्रीलंकन गवर्नमेंट को जो है कच्चादेवो आइलैंड सौंप दिया। इस मैप की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं कच्चादेवो आइलैंड की लोकेशन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो श्रीलंका और यहाँ पे आपकी इंडियन कोस्टल लाइन, इसके बीच में यहाँ पे पड़ता है रामेश्वरम। रामेश्वरम के आगे करीब 22 किलोमीटर दूरी पे आपका आता है कच्चादेवो आइलैंड। अब सवाल ये आता है कि ये न्यूज तो बहुत पुरानी है, 1974 की ये न्यूज है, तो ये अभी न्यूज में कैसे बनी हुई है। तो ये बनी हुई है इसलिए क्योंकि रिसेंटली बीजेपी के जो चीफ है अन्ना मलाई, उन्होंने आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन में एक इंक्वायरी करी रिलेटेड टू कच्चादेवो आइलैंड, और उसका रिस्पॉन्स जो आया उसी की वजह से जो है ये न्यूज में बना हुआ है। यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बीजेपी कच्चादेवो आइलैंड के इशू को इसलिए अभी रेस कर रही है क्योंकि वो तमिलनाडु में जो है अपनी यहाँ पे जगह बनाना चाहती है। आपको पता है कि 19 अप्रैल को तमिलनाडु के अंदर लोकसभा के चुनाव है और उसी से पहले जो है ये न्यूज जो है सरफेस हो रही है इंटरनेट के ऊपर। अब यहाँ पे बात करें, इस आइलैंड पे इंडियन सिविलियंस को जाना तो अलाउड है, लेकिन वो वहां जाके फिशिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये आज की डेट में श्रीलंका के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। बताया जाता है कि इंडियन का केवल यहाँ पे 2 दिन और 1 रात तक ही जाना अलाउड है, जो कि यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है, एनुअल फेस्टिवल, जिसका नाम है सेंट एंथनी श्राइन। केवल इसी दिन जो है यहाँ पे इंडियंस जा सकते हैं। अभी जो कच्चादेवो आइलैंड है इस पर इंडियन और श्रीलंकन दोनों ही क्लेम करते हैं, तो एक बार देखते हैं कि दोनों क्या तर्क देते हैं। तो हिस्टोरिकली कच्चादेवो आइलैंड जो है रामनाथ जमींदारी से बिलोंग करता था, जो कि एस्टैब्लिश हुई थी 1605 में बाय नायक डायनेस्टी ऑफ मदुराई, जहां पे 69 कोस्टल विलेजेस आते थे, 11 आइलैंड्स आते थे और इन्हीं 11 आइलैंड्स के अंदर एक कच्चादेवो आइलैंड भी हुआ करता था। तो इसी वजह से जो है इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि ये हमारा आइलैंड है, ये इंडिया से बिलोंग करता है, जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के मित्रता के चलते श्रीलंकन गवर्नमेंट को दे दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ श्रीलंका की बात करें तो वो कहते हैं कि इस आइलैंड पे बना है कैथोलिक चर्च, जो कि हमारे जाफना डायोसिस से बिलोंग करता है। तो इसी वजह से जो है ये श्रीलंका का पार्ट है कच्चादेवो आइलैंड। अब कच्चादेवो आइलैंड के श्रीलंकन गवर्नमेंट के पास जाने से सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है तो वो है इंडियन फिशरमैन, और अगर थोड़ा प्रिसाइजली बात करें तो तमिलनाडु के फिशरमैन। तो देखो, ये जो स्मॉल अनइनहेबिटेटेड आइलैंड है कच्चादेवो, वो श्रीलंका गवर्नमेंट को दे दिया गया एज अ पार्ट ऑफ बायलैटरल एग्रीमेंट इन 1970 अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इंडियन फिशरमैन है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए क्योंकि उनकी पूरी लाइवलीहुड इसके ऊपर डिपेंड करती है। 1921 के अंदर कच्चादेवो जो था वो ब्रिटिश पोजेशन यानी सिलोन के अंडर में ही आता था, यानी श्रीलंका के पास आता था। लेकिन क्योंकि दोनों ही देश यहाँ पे क्लेम करते थे तो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्यूट अराइज होने लगे। तो दोनों ही देशों ने सोचा कि हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने ये सोचा कि दोनों ही देशों के बीच में मित्रता काफी अच्छी है और अगर इस आइलैंड को लेकर कोई विवाद होता है तो इसको हम नहीं करते हैं, काम करते हैं, हम इसको श्रीलंका गवर्नमेंट को ही दे देते हैं। और ये किसका कहना है, ये कहना है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने ये इन्फॉर्मेशन साझा की। अब जब 1974 के अंदर इंडिया श्रीलंकन मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ था, उस टाइम तक तो जो है इंडियन फिशरमैन यहाँ पर जाना अलाउड था, वो फिशिंग भी कर सकते थे। लेकिन 2 साल बाद यानी 1976 के अंदर श्रीलंका ने एक मैरीटाइम बाउंड्री लाइन भी सेटअप कर दी इंडिया के साथ मिलके, जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि केवल इस बॉर्डर तक जो है यहाँ पे इंडिया जो है फिशिंग नहीं कर सकती, केवल श्रीलंका ही करेगा। अब देखो, जो इंडियन फिशरमैन है ना, वो अगर अपनी कोस्टल लाइन के पास में रहकर फिशिंग करते हैं तो उनको बेटर कैचेस नहीं मिल पाते और उनको थोड़ा सा आगे यानी कि डीप वाटर में जाना पड़ता है फिशिंग करने के लिए, और कई बार इसी चक्कर में वो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को भी क्रॉस कर जाते हैं और इसकी वजह से श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है उनको कैद कर लेती है, फिर उनके इक्विपमेंट से उनको जब्त कर लेती है। और ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं, करीब 20 सालों के अंदर 6184 ऐसे केसेस देखने को मिले जहां पे इंडियन फिशरमैन को जो है डिटेन कर लिया गया श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा। फिर इंडिया जो है उनसे रिक्वेस्ट करता है और फिर जो है वो छोड़ते हैं।
करीब 1175 इंडियन फिशिंग वेसल्स जो है उनको सीज कर लिया था गवर्नमेंट ने श्रीलंका की। तो ये जो सारी चीजें ये देखने को मिलती है और ये सारा का सारा कहीं ना कहीं इल्जाम जो है गवर्नमेंट को दिया जा रहा है, कांग्रेस की गवर्नमेंट को, जो उन्होंने 50 साल पहले गलती करी थी। तो हमने ही जाना कि कैसे जो आइलैंड है वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे इंडिया के फिशरमैन के लिए, क्योंकि उनकी पूरी लाइवलीहुड इसके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन ये आइलैंड हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि चाइना जो है लगातार अपना इंडियन ओशन के अंदर इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है। जैसा कि आपने अभी कुछ टाइम पहले देखा कि मालदीव के साथ मिलकर इन्होंने क्या कर लिया है, प्रो चाइना सरकार क्रिएट कर ली है। साथ ही इन्होंने जो है श्रीलंका में जो हम्बन टोटा पोर्ट है वहां पे अपना दबदबा बना लिया है, और इस तरीके के कुछ केसेस बांग्लादेश में भी देखने को मिल रहे हैं। तो जितने भी नेबरिंग कंट्री है इंडिया के आसपास, उन सभी में चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है, विच इज अ थ्रेट टू इंडिया। पर यही सोचा जा रहा है कि अगर आइलैंड, ये वाला जो आइलैंड है, ठीक है, अगर ये आज इंडिया के पास होता कच्चा देवू, तो इससे क्या होता कि इंडिया एक बेटर पोजीशन में खड़ा हो सकता था अगेंस्ट चाइना। लेकिन यहाँ पे ऑपोजिशन का कहना यही है कि चलो ठीक है, हम मानते हैं कि गलती हुई कांग्रेस से जिसकी वजह से ये आइलैंड चला गया श्रीलंका के पास, लेकिन आपने 10 सालों में क्या किया इस आइलैंड को वापस लाने के लिए, ये बताइए। तो कई सारे जो है तर्क यहाँ पे दिए गए। कुछ ने तो ये भी कहा कि काम करते हैं, हम लीज पे ले लेते हैं यहाँ पे इस कच्चा देवू आइलैंड को श्रीलंका से, सो दैट हमारे फिशरमैन को फायदा तो हो कम से कम। लेकिन इस पर अभी भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई, और ऐसे कई सारे तर्क जो है दिए गए। तो खैर इतनी वीडियो थी, और यहाँ पे जो है अब आपको मुझे बताना है कि क्या कोई तरीका है जिससे कि इंडियन गवर्नमेंट श्रीलंकन गवर्नमेंट से जो है इस आइलैंड को वापस ला सकती है, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये आइलैंड इनिशियली बिलोंग करता था इंडिया को, लेकिन वो दे दिया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बाय फ्रेंडशिप या फिर जिस भी तरीके से। तो बस आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के बताना। मिलते हैं जल्द अगली